Good morning 11th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, आज हम आपके हिस्ट्री के बुक के चैप्टर 6 3 वर्ग के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करेंगे और लर्न करने का प्रयास करेंगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैनर से आपका क्या अभिप्राय है। तो मैनर क्या होता था, एक विशेष क्षेत्र होता जहाँ पर लॉर्ड का आवास होता था। लॉर्ड जो सामंत होते थे राजाओं के नीचे, तो उसकी क्या विशेषताएं थी, तो डिटेल से इसका अध्ययन करते हैं एक बार। कि लॉर्ड का आवास क्षेत्र मैनर कहलाता था, कि जहाँ पर लॉर्ड रहता था उस क्षेत्र को मैनर बोलते थे। इसका आकार एक जैसा नहीं था, क्योंकि लॉर्ड्स के पास जाकर एक समान भी नहीं होती थी। उनका जो आवास क्षेत्र था वो भी सेम नहीं होता था। ये अपनी पावर के अनुसार अपने आवास क्षेत्र का विकास करते थे। तो एक मैनर के अंतर्गत कई गांव भी हो सकते थे, थोड़े गांव भी हो सकते थे। इसमें थोड़े से गांव से लेकर अनेक गांव सम्मिलित होते थे। प्रत्येक मैनर में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर सामंत का दुर्ग होता था। दुर्ग मतलब उसका किला होता था, एक फोर्ट होता था। यह दुर्ग जितना विशाल होता था उससे उस लॉर्ड की शक्ति का आकलन किया जाता था। तो ये उसकी जो पावर थी उसका सिंबल था, उसको सिंबलाइज करता था। उसकी जो पावर थी, किसकी, जो सामंत था, जो लॉर्ड था, उसकी पावर का सिंबल था उसका दुर्ग, उसका फोर्ट। इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक चौड़ी खाई खोदी जाती थी। जैसे कि खाई बना करके उसको पानी से भर देते थे, ताकि कोई दूसरे सामंत या कोई शत्रु पक्ष के लोग उसके ऊपर आक्रमण करें तो दुर्ग को जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाए। प्रत्येक मैनर में एक चर्च, एक कारखाना एवं कृषक दासों की अनेक झोपड़ियाँ होती थी, तो जिसको हम सर्फ बोलते हैं, सर्फ। तो उनकी झोपड़ियाँ होती थी, वो उनके खेतों में काम भी करते थे। मैनर में एक विशाल कृषि फार्म होता था। इसमें सभी आवश्यक फसलों का उत्पादन होता था। तो जो भी ज़रूरी फसलें थीं उनका उत्पादन मैनर में हो जाता था। मैनर की चरागाह पर पशु चरते थे। मैनरों में विस्तृत वन होते थे। इन वनों में लॉर्ड शिकार करते थे। मैनर में प्रतिदिन के उपयोग के लिए लगभग सभी जो वस्तुएं थी वो उपलब्ध होती थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि उनको बाहर से मंगवानी पड़े। तो ज़्यादातर जो उनके लिए आवश्यक जो वस्तुएं थी वो मैनर में ही उपलब्ध होती थी। इसके बावजूद मैनर कभी आत्मनिर्भर नहीं होते थे। इसका कारण यह था कि कुलीन वर्ग के लिए विलासिता की वस्तुएं, आभूषण और हथियार तथा नमक और धातु के बर्तन बाहर से मंगवाने पड़ते थे, क्योंकि इतने व्यापक नहीं होते थे ये कि सारी चीज़ें इनके यहाँ उपलब्ध हो जाएं। ज़्यादातर चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी, जो वहाँ पर उगाई जा सकती थी वो तो उपलब्ध हो जाती थी, परंतु कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी थी वो तो बाहर से ही आ सकती थी। इसलिए एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। इसके बावजूद मैनर सामंती व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो उस समय की जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी थे मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सामंतवाद के प्रमुख गुण बताएं। कि सामंतवाद का रोल क्या रहा, क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा मध्यकाल में। फर्स्ट है बेटा कुशल प्रशासन। तो सामंतवाद ने क्या किया, प्रशासन को कुशलता प्रदान की। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी थी वो और बढ़ गई। सामंतों ने मध्यकाल यूरोप में कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की। कि सामंतों ने जो मध्यकालीन यूरोप था, मेडिवल जो यूरोप था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया रूप दिया। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने यूरोप में फैली अराजकता को दूर करने में सफलता प्राप्त की। तो जो अव्यवस्था फैली हुई थी यूरोप के अंदर, उसको पूरी तरह से व्यवस्था में तब्दील किया सामंतवादी व्यवस्था ने। इसके साथ साथ सामंतों ने राजा को सेना तैयार करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तो सामंत क्या होते थे, ये सामंत अपने राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रोवाइड करवाते थे। इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधीन जागीर में राजा के एक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। तो जिस तरह से आपने मुगल हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, उसमें जो सूबेदार काम करते थे राजा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तो ऐसे ही ये भी अपने राजा के अधीन काम करते थे ऑफिसर के तहत।
वे अपनी जागीर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना अपने अधीन क्षेत्र में। वे अपने न्यायालय भी लगाते थे तथा लोगों के झगड़ों का निर्णय भी देते थे। लोगों के जो आपस में विवाद होते थे तो उनको सॉल्व करते थे और खुद के अपने कोर्ट लगाते थे। नेक्स्ट है बेटा कि निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश। सामंतवाद ने क्या किया कि पहले जो राजा होते थे यूरोप के अंदर वो बिल्कुल निरंकुश थे, उनकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं था। वो बड़ी ऐश्वर्य के साथ अपने जीवन को गुजारते थे। परंतु अब जो सामंत थे उन्होंने राजा को बाध्य किया और उनकी जो निरंकुश शक्तियाँ थी उन पर अंकुश लगाया, उनको विवश किया कि वो जनता की भलाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि सामंतों की सहायता के बगैर वो अपना काम नहीं चला सकते थे। सामंतवाद की स्थापना से पूर्व यूरोप के शासक निरंकुश थे। निरंकुश जिसकी शक्ति के ऊपर कोई रोक ना हो, जिससे उनकी इच्छा के अनुसार शासन चलता रहे। उनकी शक्तियाँ असीम थी, जिनकी शक्तियों की कोई सीमा ही ना थी। वे प्रशासन की ओर कम ध्यान देते थे। वे अधिकांश समय सुरा और सुंदरी के संग व्यतीत करते थे। तो उनमें बहुत सारे वैश्यन थे, बहुत सारे इस तरह के अवगुण उनके अंदर आ गए थे कि अपने काम की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते थे। अतः लोगों के कष्टों को सुनने वाला कोई था ही नहीं। इन हालातों में सामंत आ गया है और उन्होंने निरंकुश शासकों पर अंकुश लगाया और उन्हें बाध्य किया, फोर्स किया कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करें। नेक्स्ट है शूरवीरता को प्रोत्साहन। तो जो सामंत होते थे वो शूरवीरता में विश्वास रखते थे और हमेशा अपना जो रण कौशल है उसको दिखाने के लिए तैयार रहते थे। इससे एक परिपाटी बन गई वीरता की। सामंतवाद में शूरवीरता के विकास पर विशेष बल दिया जाता था। सभी सामंत बहुत बहादुर होते थे। वे सदैव अपना रण कौशल दिखाने के लिए तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। वे रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करने तथा अथवा वीरगति को प्राप्त करने को बहुत गौरवशाली समझते थे। जिस तरह से अपने यहाँ राजपूतों के बारे में हमारी सोच है, तो इसी प्रकार सामंत भी अपने आप को वीर समझते थे और पूरा मौका प्राप्त करने की चाहत रखते थे कि कभी उनको मौका मिले युद्ध में जीतने का या फिर वीरगति प्राप्त करने का। इसको अपना गौरव समझते थे वे। अतः सामंतवादी काल में बहादुरी दिखाने वाले सामंतों का समाज द्वारा विशेष सम्मान किया जाता था। उनकी एक विशेष रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर। कला तथा साहित्य का को योगदान, इसके साथ साथ जो आर्ट और इसके साथ साथ लिटरेचर को विशेष योगदान मिला इन सामंतवादी व्यवस्था के तहत। सामंतवाद ने कला तथा साहित्य को बहुमूल्य योगदान दिया। सामंतों ने गौथिक शैली में दुर्गों एवं भवनों का निर्माण किया। तो सामंतों ने जो गौथिक शैली थी, ये जर्मन जो गौथ जाति के लोगों ने शुरू की थी, उस शैली को पूरे यूरोप में अपनाया गया और उस शैली में बहुत सारे किलों का निर्माण किया, भवनों का निर्माण किया गया। मेहराबों वाली जो शैली होती थी, उनके द्वारा बनाए गए भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए विख्यात थे। तो इससे वास्तुकला को काफ़ी बढ़ावा मिला। उन्होंने चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया। तो जो ड्राइंग थी, जो पेंटिंग थी, उसको भी प्रमोशन मिला, वो भी प्रमोट हुई, आगे बढ़ी। अतः इस काल में चित्रकला ने उल्लेखनीय विकास किया। इसके अतिरिक्त इस काल में साहित्य ने भी खूब प्रगति की। तो बहुत सारे जो सामंत थे उन्होंने अपने पास बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो साहित्य के जानकार थे, उनको प्रोटेक्शन दिया और साहित्य के विकास में योगदान दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन आज हमने रीड किए हैं, उनको डिस्कस किया है, स्टडी की है, लर्न करने का प्रयास किया है, शायद आपको समझ आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करें और लर्न करने का प्रयास करें। आदरणीय अभिभावक से मैं विनती करना चाहूँगा कि वे भी बच्चों के गृह कार्य में उनकी मदद करें। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।